नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी कृष्णा चौधरी। हमने संघीय यानी संघवाद का हमने एक पार्ट देख लिया। आज हम दूसरा पार्ट खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें देखा था हमने कि यूनाइटेड जो स्टेट होते हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उस पर शासन कौन करता है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय शासन व्यवस्था का संचालन। तो संघीय शासन व्यवस्था का संचालन क्या होता है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था का श्रेय लोकतांत्रिक एकता और अखंडता व बंधुता को दिया जाता है। ठीक है ना। तो अखंडता मतलब कभी भारत टूटे नहीं, बंधुता मतलब भाईचारा, एकता मतलब एक रहने में, लोकतांत्रिक यहाँ पे हम अपने हिसाब से अपने प्रधानमंत्री या मुख्य, लोकतंत्र का मतलब हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है ना। जो देश चलाता है, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, चाहे मुखिया क्यों ना हो, अपने हिसाब से चुनते हैं, वो लोकतंत्र का ही हिस्सा होता है। अब बात करते हैं भाषाई राज्य की। भाषाई राज्य कैसे? देखो, एक ऐसा राज्य होता है, भाषाई राज्य क्या होता है? एक ऐसा राज्य होता है जो एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर गठित होता है, जिसका उद्देश्य भाषा और संस्कृति का संरक्षण, कुशल शासन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना होता है। आगे हम बात करेंगे भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है ना, जिसमें तेलुगु भाषा बोली जाती थी। अब एक विशेष भाषा बोलने वाला, एक विशेष यानी कोई उनकी एक लोकल भाषा होती है, उसी को वहाँ पे अधिक बोला जाता है, और उसी जहाँ की भाषा और संस्कृति, वहाँ का जो पहनावा है, उसका संरक्षण और कुशल शासन करना, संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके बाद पहला राष्ट्र जो भाषाई राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ये गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, और ये पहला भाषाई आधारित राज्य है। अगर बात करते हैं, इसके बाद आया था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। भारत के राज्यों व उसके क्षेत्रों में सीमाओं में बड़ा सुधार किया गया और 1 नवंबर 1956 के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। यानी सबसे पहला भाषाई जो राज्य था भारत के अंदर वो था 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहला गठित किया था, इसका नाम था आंध्र प्रदेश। फिर धीरे धीरे जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, तो उसके अकॉर्डिंग 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे हमारे भारत के अंदर। पंजाब पुनर्गठन 1966, पंजाब राज्य को पंजाबी भाषा के आधार पर व हरियाणा राज्य को हिंदी भाषा के आधार पर गठित किया गया था। यानी पहले पंजाब व हरियाणा एक ही थी, इनको 1966 यानी पंजाब पुनर्गठन 1966 के आधार, पंजाब पुनर्गठन आए 1966 के आधार पर इनको पंजाब और हरियाणा को अलग अलग बांटा गया, जिसमें पंजाब को भाषा के आधार पर पंजाबी के तौर पर रखा गया और हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर गठित किया गया। भाषाई नीति यह एक सरकारी या संस्थागत ढांचा होता है जो एक निर्धारित करता है कि किसी देश या क्षेत्र में भाषाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। यानी भाषाई नीति क्या होती है? यह एक सरकारी या संस्थागत ढांचा है, यानी सरकारी भी हो सकता है और या प्राइवेट भी हो सकता है, जो यह निर्धारित करता है कि किसी देश या क्षेत्र में भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में। आपने देखा होगा, मैंने बताया शिक्षा किस विषय का है, ये कौन सी सूची में आता है शिक्षा, तो मैंने बताया समवर्ती सूची। इस पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकता है। अगर इन दोनों में जब टकराव हो जाता है तो उसकी स्थिति या तो हाई कोर्ट में होगा अपील, या फिर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन अधिकतर ये पास हो जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ झुकाव अधिक होता है, तो इसलिए केंद्र की ओर इनका निर्णय जाता है। अब बात करते हैं इनके मुख्य पहलू। आधिकारिक उपयोग, सरकार यह तय करती है कि सरकारी कामकाज, अदालती कार्रवाई और आधिकारिक संचार में किन भाषाओं का उपयोग किया जाता है। आपने देखा जो अदर स्टेट हैं उनमें अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। अगर बैंकों में जाओगे, अगर पंजाब में जाओगे, केरल में जाओगे, तो उनकी लोकल भाषा में बात की जाती है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और इनमें जाओगे, उत्तराखंड, तो इनमें क्या होता है, हरियाणा के अंदर हिंदी में बात की जाती है। तो ठीक है, उसी तरह जो अदालती कार्रवाई होती है उनकी भी हिंदी में होगी। उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, जो भी हो, किसी भी राज्य की कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है। हमारे यहाँ आधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। जैसे आगे चलकर मैं इनके बारे में और विस्तार से बात करूँगा। शिक्षा प्रणाली इसके क्षेत्र में तय करती है कि बच्चों को कौन सी भाषा सिखाई जाती है।
त्रिभाषा यानी स्थलीय भाषा, हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषा। स्थलीय भाषा जो लोकल भाषा है वहाँ की वो सिखाई जाएगी, और फिर हिंदी भाषा भी सिखा सकते हैं। उसके बाद गैर हिंदी, अदर एडिशनल, अगर हमें सब्जेक्ट एडिशनल लैंग्वेज जोड़नी है तो उसमें भी हम शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। भारत में भाषा नीति के उदाहरण, राजभाषा, हिंदी के एक राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। यानी हमारे यहाँ कितनी टोटल भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत, कितनी अनुसूची, 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं को, यानी 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है, यानी ऑफिशियली दर्जा दिया गया। आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। यहां तक समझ में आया। राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने और सरकारी कामकाज उसी भाषा में करने की स्वतंत्रता होती है। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले आपको बता दिया। ठीक है, आगे अनुसूचित भाषा ही क्यों कहते हैं? अनुसूचित भाषा अभी बोला है ना, एक हिंदी हो गई और उसके अलावा 21 अनुसूचित भाषा। अनुसूचित भाषा की सूची में ही क्यों डाला गया? 2001 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक भाषाएं पाई गई। कितनी? 2001 की जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार जब अलग अलग भाषाएं देखी गई राज्यों में तो 1500 से अधिक भाषाएं पाई गई। इसमें से समूहबद्धता के आधार पर 114 भाषाओं में से 22 भाषाओं को अनुसूचित की श्रेणी में रखा गया था। यानी 1500 भाषाओं में से हमने 114 भाषाओं को लिया गया था, और इन 114 भाषाओं में से भी छटनी गई थी तो कितनी भाषाओं की? 22 भाषाओं की, और यह 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसीलिए इनको अनुसूचित भाषा का कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? नोट, समूहबद्धता की जनगणना में अलग अलग संख्या बताई गई है किताबों में। यानी ये 1500 जो संख्या दी गई है, इनमें अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अलग अलग, जिनके प्रकाशन है उन्होंने अलग अलग तरीके से इन संख्या को बताया है। यही नहीं कि मैंने इसमें 1500 बताया, मैंने एनसीईआरटी के थ्रू लिया है। बाकी अलग अलग राइटर हैं, 1500 से अधिक भी बता सकते हैं और कम भी बता सकते हैं। कहीं 1200 बताई गई है, कहीं 1800 बताई गई है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं केंद्र राज्य के संबंध में। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध भारतीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण है, और ये संबंध विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में विभाजित किया गया है। ये संबंध भारत के संविधान के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और सहयोग को बनाए रखता है। राज्यों के हितों की रक्षा करना और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होते हैं हमारे, क्या है? तो ये एक संघवाद की मतलब एक उदाहरण है संघवाद का। और ये संबंध विधायी प्रशासन, यानी विधायी प्रशासन है जो कानून बनाते हैं। ठीक है, वित्तीय मामलों में जहां जैसे अगर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कहीं बजट हो रहा है, उस मामले में इन्हें विभाजित किया गया। संबंध भारत के संविधान के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है? 1990 के बाद गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। यानी 1990 से पहले हमारे भारत के अंदर गठबंधन सरकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। यहां तक क्लियर हुआ? कब से शुरुआत हुई है इसकी? 1990 से। 1990 के गठबंधन की कब शुरुआत हुई थी गठबंधन सरकार की? तो 1990 से। 1990 से पहले गठबंधन की सरकार नहीं होती थी। गठबंधन का मतलब क्या होता है यहाँ पे जानते हैं? गठबंधन यहाँ पर जैसे मान लो अभी प्रेजेंट में क्या है, बीजेपी और कांग्रेस, यानी इसको बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ये दो पार्टियां हमारी ये मुख्यतः पार्टी मानी जाती हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी और कांग्रेस। अब क्या होता है, जैसे हमें चाहिए 543 सीट। हमारे यहाँ लोकसभा का जब चुनाव होता है तो कितनी चाहिए? 543 सीट। अब 543 का हमें चुनाव जीतने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 50% प्लस 1, ये हमारा बहुमत आना चाहिए। कितना? 50% प्लस 1। तो हमें जैसे बीजेपी और कांग्रेस हमारे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, तो हमारे यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 543। अब हमें चुनाव जीतने के लिए कितने बहुमत चाहिए? 50% प्लस 1। 50% मतलब कुल सीटों का आधा हिस्सा और प्लस 1। यानी अगर हम 543 का आधा हिस्सा करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो 2, 7 और 1 प्लस में 1, यानी 271 और प्लस 1 तो कितनी सीट चाहिए हमें? 272 किधर। अभी हमने इसका आधा करा, 543 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 271 प्लस 1, यानी 272 सीट चाहिए। अब कंडीशन क्या बन रही है? अब हमें जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस
मान लेते हैं इसको हमारे यहाँ पे मान लो 270 सीट मिली, और इसको मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 271 सीट मिल गई। कितनी सीट मिल गई? 271। अगर हम इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल बनेगा 541, लेकिन हमें जीतने के लिए कितनी चाहिए? 272। इसके पास कितनी है? 270। इसके बाद कितनी है? 271। और 2 सीट अन्य में मिल गई, यानी अदर कैटेगरी में, यानी अदर पार्टियां होती हैं, उनमें कितनी चली गई? 2। अब क्या हो रहा है? अब बहुमत अब यहाँ पर ये 270 है और यहाँ पर ये 271 है। अब सरकार बनाने के लिए चाहिए कितनी? इसको तो चाहिए प्लस में 2। कितनी सीट चाहिए इसको? प्लस में 2। और इसको सीट कितनी चाहिए? प्लस में 1। अब क्या है, इन 2 सीटों में से ये 2 सीट जो है ना, ये जो अदर में गई है, ये डिसाइड करेंगी सरकार किसकी बनेगी। अब इनमें से क्या होगा? जैसे अदर में गई है, अगर मान लो 1 सीट इसने ले ली, 1 सीट किसने ले ली? इसने, और इसको इसने दी नहीं, इसने बोला मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, मुझे नहीं किसी पार्टी में जाना। तो इसके पास कितनी हो गई? 271। फिर भी लेकिन अभी इसके पास तो 200, इसको दी नहीं, और इसको 1 सीट दे दी तो कितनी हो गई? 271। अब इसके पास 271, लेकिन सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए हमें सीटें? 272। और जब तक 272 सीट नहीं आएंगी हमारी सरकार बनेगी नहीं। अब ये एक बोल रहा है भाई मुझे किसी को देनी नहीं, तो अब इस स्थिति में सरकार नहीं बन सकती। लेकिन क्या करेंगे अदर में? अब इसका मन कराया, चलो मैं इसको बीजेपी को वोट दे देता हूँ। अब 1 वोट बच रहा था, इसमें इसको दे दिया था। अब कितनी हो गई? 272। तो बीजेपी की यहाँ पर सरकार बन जाएगी। लेकिन वो सरकार कैसी बोली जाएगी? वो बोली जाएगी गठबंधन सरकार। कैसी बोली जाएगी? गठबंधन सरकार। यहाँ पे ये चीजें समझ में आई? बिल्कुल। कोई भी समस्या हो तो बताओ। यहाँ पे चीजें समझ में आई? गठबंधन सरकार कैसे बनती है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखो, विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन या सरकार की शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता को एक केंद्रीय प्राधिकरण से हटाकर निचले स्तरों तक वितरित किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले प्रावधान क्या था? संघीय व्यवस्था में पहले दिया गया था, देखो 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें स्थानीय स्वायत्तता शामिल की गई। इससे पहले क्या था? संघ सरकार। क्या था इससे पहले? संघ सरकार, और दूसरी थी राज्य सरकार। ठीक है ना। और इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया भारत में। विकेंद्रीकरण करके इनके नीचे क्या बनाएगा? स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार बनाएगी? हमारी स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार में क्या बनाया गया था? पंचायत व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पंचायत व्यवस्था और नगर पालिका या नगर पालिका व्यवस्था बनाई गई। ये जो हमारे, ठीक है ना, ये अनुसूची 9 में आती है और ये अनुसूची 9 की ए में आती है, नगर पालिका। यहाँ तक क्लियर है? और आर्टिकल कौन से में आती है? आर्टिकल 243। यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब हमारे यहाँ पे निचले स्तरों में विकेंद्रीकरण समझ। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्र और राज्यों की शक्तियों को कम करके, यानी उनसे हटा के स्थानीय स्वायत्त को स्वतंत्रता दी जाती है, वही विकेंद्रीकरण होता है। अगर इसमें 4 पॉइंट आया विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण की 4 विशेषताएं लिखी है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें स्थानीय सरकार बनाई गई है, उनमें जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा चुनाव होते हैं, उनका मुखिया भी ऐसे ही चुनावों से बनता है। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं। अब इसका उद्देश्य निर्णय लेने के प्रक्रिया को निचले स्तर के प्रबंधकों, कर्मचारियों या स्थानीय निकायों तक पहुंचाना होता है, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। स्थानीय सरकार की नियुक्ति कैसे होती है? कौन से भाग में दिया गया है? स्थानीय सरकार आर्टिकल 9 में, सॉरी अनुसूची 9 में। आर्टिकल कौन सा? 243। विषय कितनी है इसमें? 29। हमारी जो पंचायत विभाग है, जिसमें पंचायत जोड़ी गई है 93 संशोधन के द्वारा, तो उसमें विषय कितने हैं पंचायत व्यवस्था में? 29। और नगर पालिका व्यवस्था में कितने? 18 विषय। यानी ये कानून अपने 18 विषयों पर बना सकती है नगर पालिका, और पंचायत कितने पे? 29वें पे। जो भी सरकार से पैसा आता है पंचायतों के लिए, वो पंचायतें जो है 29 विषयों पर ही पैसा खर्च कर सकती हैं। इनके अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा विषय देंगी तो नहीं कर पाएंगी। सिर्फ ये सरकार के 29 विषय होते हैं, उनमें ये पैसा खर्च कर सकती हैं। अब बात करते हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका कितने विषयों पर पैसा खर्च कर सकती है? 18 विषयों पर। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं?
देखिए स्थानीय सरकार इसकी शुरुआत सबसे पहले चोल वंश के शासकों ने की थी। अगर हम एशियंट हिस्ट्री में जाएंगे ना तो उधर चोल वंश आता है। तो चोल वंश के यानी जब हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो प्राचीन वंश में चोल वंश आता है। चोल वंश के शासकों ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में इसका जनक लॉर्ड रिपन यानी 1882 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1959 में। कब दी थी? 1959 में। इसने बोला था जिला परिषद, पंचायत परिषद और ग्राम पंचायत, क्या जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है ना। यहाँ तक चीज समझ। जिला परिषद में देखा होगा जिला अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति में देखा पंचायत अध्यक्ष होता है, और ग्राम प्रधान में देखा होगा ग्राम का मुखिया या प्रधान होता है। क्या होता है? ग्राम का मुखिया या प्रधान होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले पंचायत की व्यवस्था की गई थी, शुरुआत की गई थी। कहाँ पे की गई थी? चोल वंश में शासकों के द्वारा। और इसमें भारतीय की जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब? 1882 में। पंचायत जो समिति बनाई गई है उसमें त्रिस्तरीय पंचायत समिति बनाई गई। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय सरकार की जब व्यवस्था की गई थी तो किस समिति के अकॉर्डिंग की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। अगर बात में आ जाए स्थानीय सरकार पर की 4 विशेषता बताइए, तो उसमें से एक बताओगे इसका निर्माण कैसे हुआ, स्थानीय स्वायत्त क्या है, तो वो सारी चीज आप बता सकते हो। मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। उसके बाद बात करेंगे शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में एक बगदरी जगह पड़ती थी। उस गांव में पंचायत की व्यवस्था हुई थी। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में, यानी पहले नंबर पर राजस्थान था नागौर जिले में, दूसरे बात पे था आंध्र प्रदेश हैदराबाद में इसकी त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ एक जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में तो चतुर्थ स्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली लागू है। जैसे हमारे यहाँ पे जिला पंचायत परिषद है, दूसरी पंचायत परिषद है, तीसरी ग्राम पंचायत है, और बंगाल के अंदर क्या है? बंगाल के अंदर तालुका पंचायत भी है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? कोई समस्या? तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। लास्ट वीडियो है ये, इसको सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और इसमें बड़े डिटेल से समझा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 100% बनेगा। 6 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है। आगे बात करें, ठीक है ना। आगे बात करें, तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। इसके अंदर गाँव में क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत, कस्बे में क्या बोलते हैं? नगर पंचायत, और शहर में क्या बोलते हैं? नगर निगम। जैसे अगर बात करें अपने ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या होता है? मुखिया या सरपंच। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में क्या बोला जाएगा? प्रधान। क्या बोला जाएगा? प्रधान। यहाँ पे समझ में आ रही है? नगर पंचायत, और एक होता है नगर निगम। नगर पंचायत में क्या बोलते हैं? उसे चेयरमैन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? चेयरमैन। अगर नगर निगम की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? मेयर। क्या बोलेंगे इसको? मेयर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये शब्द आपने सुने होंगे। इन्हें राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। 1992 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली अधिकार प्राप्त किए गए थे। इससे पहले इनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें इनको शक्तिशाली और अधिकार अधिक बनाया गया। आरक्षण का प्रावधान, अगर हम आरक्षण की बात करें, जैसे लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण मैंने पढ़ाया था आपको, महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन 2023 में दिया गया था। 126 संविधान संशोधन 33% रिजर्व कर दी गई थी। आपको पता लोकसभा में 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। और अगर हम बात करेंगे विधानसभाओं में, यानी उसकी दिल्ली विधानसभा की, तो दिल्ली विधानसभा कितनी है? हमने बताया ना 33% सीटें आरक्षित करी गई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओबीसी SC ST फीमेल, इनके लिए कितनी रिजर्वेशन सीटें? 1/3। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चुनाव कौन करता है इनका? राज्य का चुनाव आयोग। एक तो होता है निर्वाचन आयोग, और एक होता है राज्य का चुनाव आयोग। अगर पंचायतों का जब चुनाव होता है तो वो करवाता है राज्य का चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य का चुनाव आयोग। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जैसे चुना जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। इनका चुनाव कब होता है? 5 साल के अंतराल में होता है। इनकी जैसी प्रणाली भंग होती है तो उसके 5 साल बाद उनका चुनाव होता है। पंचायती राज व्यवस्था पर बात करते हैं। किस पर? पंचायती राज
व्यवस्था पर। ठीक है ना। अब बात करें गांव के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जो गांव में प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। जैसे देखो कहीं पे आपने 3 गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत सुनी हुई, कहीं पे 14 गांव की होती है, कहीं पे 22 गांव की होती है, कहीं पे 21 गांव की होती है, कहीं पे 13 गांव की होती है, कहीं पे 12 गांव की होती है। तो उन गांवों को मिलाकर यानी एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर क्या करेंगे? उसको पंचायत ग्राम पंचायत गठन किया जाता है। इसमें कई सदस्य व एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। पंचायत अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच या मुखिया कहते हैं। कई गांवों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा 5 साल पर चुनाव हुए, एक तो मुखिया बन गया या प्रधान बन गया। क्या बन गया? मुखिया या प्रधान। क्या बन गया? मुखिया या प्रधान। अब हमने प्रधान चुन लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है? प्रधान। अब क्या हुआ? इसके अब वार्ड सदस्य चुने गए। कहीं पे 12 जैसे मान लो इसके 12 वार्ड सदस्य चुने गए। इनको क्या बोलेंगे? पंच। आपने सुना होगा ना, नॉर्मली बोल देता है बड़ा पंच बन रहा, तो वो पंच यही होते हैं। ठीक है ना। अब इसकी ये सहायता के लिए होते हैं 12 सदस्य जो होते हैं। जो पंच बोल रहे हैं किसकी सहायता के लिए होते हैं? इसकी सहायता के लिए, प्रधान की सहायता के लिए। अगर कोई भी समस्या है तो ये पंच उस पर निर्णय ले सकते हैं, इसकी सलाहकारी। ठीक है ना। सलाह देंगे किसको? प्रधान को। उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। अगर मान लो पंच चाहेंगे ना, अगर पंच अविश्वास प्रस्ताव ला के इसको हटा भी सकते हैं। अगर मान लो प्रधान अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये वार्ड सदस्य जो पंच होते हैं और ये उसके खिलाफ जाकर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जनता से इसका समर्थन लेंगे और उसके बाद इसको हटना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये फिर क्या होगा? दोबारा से इसमें चुनाव होते हैं। जिला परिषद बात करें, जिले की पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद गठन किया जाता है। जिला परिषद को उस जिले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा से सांसद व विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। अब नगर पालिका को शामिल करेंगे। नगर पालिका आ गई। नगर पालिका का गठन किस अनुसूची में आता है? 12वीं अनुसूची में। और ग्राम पंचायत गठन किस अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में। कौन से भाग में है ये? ग्राम पंचायत कौन से भाग में थी? 9वें भाग में। और ये नगर पालिका कौन से भाग में? 9 के क में। ये कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। लागू कब हुआ? से 1 जून 1993 को। ठीक है। जोड़ी कब गई है? 1992 को, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 से। अब बात करेंगे सर विषय कितने? तो विषय कितने? 18। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे बनाया गया था? 1688 में मद्रास के अंदर। कलकत्ता के बॉम्बे कहाँ पे बनाया गया था ये नगर निगम? पहला मद्रास में। कलकत्ता में हुआ बॉम्बे में 1726 में इसकी स्थापना हुई थी नगर निगम की। ठीक है ना। अब बात करते हैं छोटे शहरों में नगर पालिका व बड़े शहरों में नगर निगम इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। छोटे शहरों में क्या नगर पालिका और बड़े शहरों में क्या होता है? नगर निगम। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मेयर या महापौर। आपने सोचा कोई कस्बा होगा तो वहां पे नगर पालिका होगी, अगर कोई बड़ा शहर है तो वहां पे क्या होगा? नगर निगम। इसमें इसके एक काम काज जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। भारत में नगर पालिका व ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख प्रत्याशी चुनाव के लिए आवेदन करते हैं। यानी नगर पालिका व ग्राम पंचायत के जो प्रत्याशी होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो करीब प्रत्याशियों की संख्या भारत के अंदर 36 लाख है। अब देखते हैं ब्राजील का प्रयोग कैसे करें। ब्राजील का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है ना। ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे, कौन सा? पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। पोर्तो एलेग्रे शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के संबंध में वास्तविकता निर्णय करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया था। यानी ब्राजील के अंदर पोर्तो एलेग्रे एक शहर था। ठीक है ना। उसके अंदर नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया था और अपने शहर संबंध में वास्तविकता निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उनमें से शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। कुछ जैसी बैठकें हो रही हैं तो उनके जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन पर बात होती है और उनमें कोई भी नागरिक भाग ले सकता है।
इनमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है और अंतिम फैसला यही लेती है। जो बजट की बात चलती है, बजट सत्र पर जब बात चलती है, बजट क्या होता है ये भी बताऊंगा। देखो बजट वो होता है जो पैसा आता है सरकार के द्वारा जब ग्राम पंचायत है। अब इसको क्या करना है, इसके मुखिया को यहाँ पे गाँव में अपनी पंचायत में विकास कराना है, ठीक है ना। लाइब्रेरी खोलनी है, लाइब्रेरी ओपन करनी है, सड़क करवानी है, खरंजे करवानी है, तो नल लगवानी है, तो कौन लगवाएगा इनमें, ये कौन लगवाएगा इनमें, भाई मुखिया होगा वही। तो उसको भी तो पैसा चाहिए, तो पैसा किसके हिसाब से आएगा, वो अपना बजट बनाएगा और बजट जब बना देगा तो जब पेश करेगा तो उसको सरकार पैसा प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। और जब बजट पर चर्चा होती है, ये ब्राजील के बाद चली, इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है और यही अंतिम फैसला देती है। इस प्रक्रिया में 20,000 से अधिक लोग शामिल होते हैं। इसका तात्पर्य बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों पर नहीं खर्च किया जाएगा, यानी जो बजट का प्रस्ताव है, जो पैसा आएगा उसको अमीर लोगों की बस्तियों पर खर्च नहीं किया जाएगा, उसको गरीब लोगों पर भी खर्च किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का प्रयोग भारत के केरल राज्य में भी देखने को मिला। वहाँ जन साधारण वर्ग ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने की भागीदारी की थी। ब्राजील के अंदर जो पोर्तो एलेग्रे शहर है, उसके अंदर जब चर्चा होती है, जब बजट पर बात होती है, उसमें कितने लोग भाग लेते हैं, 20,000 से अधिक। और यह भारत के अंदर किस राज्य में देखने को मिलता, वो केरल राज्य में। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। गठबंधन सरकार मैंने आपको पहले से ही बता दिया, समझा दिया इसके बारे में। गठबंधन सरकार के बात आती है तो आप उस पर विशेषता आप बता सकते हो, कमियां बता सकते हो, सारी चीजें। भारत में विकेंद्रीकरण मैंने आपको बता दिया था। जो राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं उनको भी स्थानीय सरकार बांट देती है, ठीक है ना। आया मेरी बात समझ में, आगे बात करते हैं। अब संघीय व्यवस्था की मैंने आपको पहले ही बता दिया, संघीय व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था को बता दिया। ये कहाँ से ले गए, कनाडा से ले गए, पहले ही बताया था मैंने आपको। और ये भारत में कहाँ से बनाया गया था, 1935 जो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 से अपनाया गया था ये। इसकी विशेषता मैंने आपको बता दी, पहले ही बता दी है। इसमें दोहरी सरकार है, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि संघीय व्यवस्था क्या है और इसकी 4 विशेषता बताइए, 5 विशेषता बताइए, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे यह हो जाएगा संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी जो शक्ति होती है, इसको भारत, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। इसमें केंद्र और राज्यों पर अलग अलग सरकारें होती हैं। अगर सर्वोच्चता विशेषता आ गई तो आप विशेषता लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद संघवाद पहले ही बता दिया। देखो संघवाद भी यहाँ पर सरकारी वह प्रणाली जिसमें शक्ति है केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय सरकार, राज्य और प्रांतों में संविधान द्वारा प्रभावित किया जाता है। संघवाद की परिभाषा तो ऐसे लिख देना। अगर विशेषता आती है तो आप विशेषता में जो पहली 4 विशेषता मैंने लिखवाएंगे वही लिख देना, ठीक है ना। अर्धसंघीय ढांचा मतलब एकात्मक झुकाव जो होता है, आप लिख सकते हो एकात्मक झुकाव, ठीक है। उसमें भी आप लिख सकते हो। अगर कोई भी विवाद हो जाता है राज्य और केंद्र में तो उसमें किस तरफ झुकाव होता है अधिक, तो केंद्र की तरफ झुकाव अधिक होता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, अर्धसंघीय ढांचा या एकात्मक ढांचा। अगर विशेषताओं की बात करें, पूछे कि अर्धसंघीय ढांचा पर विशेषता बताइए 4, तो आप जो ऊपर दी गई है 4 विशेषताएं उनको लिख सकते हो, ठीक है ना। आपके पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, संघीय व्यवस्था क्या है, संघवाद क्या है, अर्धसंघीय व्यवस्था क्या है, और इससे अधिक आपके पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है। इसमें से ये ध्यान रख लेना, ये 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क का आता है, ये 6 मार्क्स का, ठीक है ना। और आप इसमें 6 में से 6 का कर दोगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। आपको ये नोट्स लेने हैं तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आप कमेंट में टाइप कर सकते हो कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो। कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ें इस चीज़ को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको आवश्यकता है 10th में अच्छे नंबर लाने की। मैं आपको 70 में से 70 की गारंटी देता हूँ, कोशिश करेंगे 70 में से 70 आए। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।